दुनिया भर में 11 फरवरी को मनाया गया सेफर इंटरनेट डे टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट 2025 के लिए रखी गई है थीम। इंटरनेट सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूकता करना है इस दिवस का मकसद। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, लॉन्च किया राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान। अभियान के तहत फाइलेरिया उन्मूलन के लिए घर घर जाकर दी जाएंगी दवाइयाँ। भारत ने शुरू किया पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचारिक, सृजनम रखा गया रिग का नाम। नई दिल्ली स्थित एम्स में किया गया इसका शुभारंभ। साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 की हुई शुरुआत। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है इसका आयोजन। भारत और मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन। जारी हुआ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। 180 देशों में भारत को मिला 96वां स्थान। सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में पहले स्थान पर काबिज है डेनमार्क। हाल ही में 11 फरवरी को दुनिया भर में सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। यह दिन हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इंटरनेट सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 2025 के लिए इस दिन की थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है। इस मौके पर इंस्टाग्राम ने इंटरनेट की सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत में 3 अकाउंट्स पहले लॉन्च की है। ये अकाउंट्स भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किए जा चुके हैं। 3 अकाउंट्स का उद्देश्य टीनेजर्स यानी किशोरों को नकारात्मक कंटेंट से बचाना है, साथ ही अजनबियों के साथ उनके बातचीत को सीमित भी करना है। 3 अकाउंट्स में एक नए फॉलोअर्स को परमिशन देनी होती है। इस अकाउंट्स को लेकर उन लोगों के द्वारा ही टैग किया जा सकता है जिन्हें यह फॉलो करते हैं। इन अकाउंट्स को सेंसिटिव कंटेंट से भी शील्ड किया जाता है। गौरतलब है कि ये अकाउंट्स ऐप पर बिताए जाने वाले वक्त को भी सीमित करते हैं। इंस्टाग्राम पर 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सेटिंग में बदलाव के लिए माता पिता की अनुमति की जरूरत होगी। जानकारी के लिए बता दें कि सेफर इंटरनेट डे की शुरुआत 2004 में यूरोपीय संघ के सेफर बॉर्डर्स प्रोजेक्ट पहल के रूप में की गई थी। इसे इनसेप नेटवर्क ऑफ अवेयरनेस सेंटर्स द्वारा अपनाया गया था। हाल ही में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। गौरतलब है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से चिन्हित 13 राज्य इस अभियान का हिस्सा हैं। इस अभियान के तहत इन राज्यों के 111 प्रभावित जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयां दी जाएंगी। बता दें कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को हाथी पांव यानी एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गंभीर दुर्बल करने वाली बीमारी है जो फाइलेरिया नामक परजीवी कृमियों के कारण होती है। यह बीमारी प्रदूषित पानी में पनपने वाले क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। इसका संक्रमण आमतौर पर बचपन में होता है, जिससे लसिका तंत्र प्रभावित होती है। यह लिम्फोएडेमा यानी अंगों की सूजन जैसी शारीरिक दिव्यांगताओं को जन्म दे सकती है। यह एक प्राथमिकता वाली बीमारी है जिसे 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में इस बीमारी का 90% योगदान 8 राज्यों से है। इन राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। फिलहाल इसके लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिग लॉन्च किया। इसका नाम सृजनम है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित यह रिग देश में अपनी तरह का पहला रिग है। यह भारत के स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। बता दें कि इस उपकरण को रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला के डिस्पोजेबल सहित रोगजनक जैव चिकित्सा अपशिष्ट को कीटाणु रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक ऊर्जा खपत करने वाले रिग के विपरीत सिस्टम दुर्गंध को बेअसर करके और सुखद खुशबू प्रदान करके जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करता है। यह प्रणाली प्रतिदिन 400 किलोग्राम जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकती है। बता दें कि इसकी प्रारंभिक अवस्था में प्रतिदिन 10 किलोग्राम विघटनीय अपशिष्ट की क्षमता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार में विशेष रूप से अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में इस नवाचार से महत्वपूर्ण अंतर आएगा। जन स्वास्थ्य संबंधी अपशिष्ट के उपचार में सृजनम रिग एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी कदम है। उल्लेखनीय है कि यह नवाचार भारत की पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रति पहल तथा महंगी और हानिकारक पारंपरिक अपशिष्ट निपटान विधियों पर निर्भरता कम करने में सहायता करेगा।
मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के वैज्ञानिकों का एक दल गगनयान 1 के माध्यम से फल मक्खियों को अंतरिक्ष भेजने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष के कठोर वातावरण का जीवित जीवों पर प्रभावों का अध्ययन करना है। गौरतलब है कि फल मक्खियां वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण मॉडल जीव हैं। उनका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे पीढ़ीगत अध्ययन करना आसान होता है। बता दें कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। वहीं इसरो की बात करें तो यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना है। उल्लेखनीय है कि इसरो ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। इसरो ने संचार, सुदूर संवेदन, नेविगेशन और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया। बता दें कि 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार और विकास में खाड़ी की ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता देना है। गौरतलब है कि इस आदेश पर ट्रंप की न्यू ऑरलियंस यात्रा के दौरान एयरफोर्स 1 विमान में हस्ताक्षर किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकियों से इस दिन को गतिविधियों और समारोहों के साथ मनाने का आग्रह किया। अमेरिकी तटरक्षक बल ने आधिकारिक संचार में अमेरिका की खाड़ी शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की खाड़ी में टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, अल्बामा, फ्लोरिडा, मैक्सिको और क्यूबा की सीमा से लगे क्षेत्र शामिल हैं। यह खाड़ी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी व्यापार, विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यह खाड़ी क्षेत्र अमेरिकी महाद्वीप शेल्फ तक फैला हुआ है तथा मैक्सिकन और क्यूबा की समुद्री सीमाओं तक फैला हुआ है। अमेरिका की खाड़ी अटलांटिक महासागर का एक महासागरीय बेसिन और सीमांत समुद्र है। प्लेट टेक्टोनिक्स के परिणाम स्वरूप यह खाड़ी लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। हाल ही में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein ने भारत पर द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT को लेकर दबाव बढ़ाया है। यह कदम यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों द्वारा भारत के साथ पिछले वर्ष हुए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया गया है। बता दें कि इस समझौते में 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी। BIT 2 देशों के बीच एक समझौता है जो एक राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे राज्य में निजी निवेश के नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना है। गौरतलब है कि EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे 4 यूरोपीय देशों का एक समूह है जो यूरोपीय संघ के समानांतर काम करता है। यह एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना गैर EU देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बता दें कि EFTA देश यूरोपीय संघ से स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौतों पर बातचीत करते हैं। EFTA व्यापार बाधाओं को कम करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और बाजार पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे दुनिया भर के देशों के साथ कई मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 11 से 14 फरवरी के बीच नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में किया गया। यह सम्मेलन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की देखरेख में संपन्न हुआ। इंडिया एनर्जी वीक इवेंट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों को ऊर्जा के सभी पहलुओं से जुड़ने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। यह सम्मेलन एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांजिशन, रिजिलियंस, इनोवेशन और डिजिटल एडवांसमेंट की थीम पर केंद्रित रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की फ्लैगशिप स्कीम है। इसे 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया से लॉन्च किया था। इसका मकसद ग्रामीण और वंचित परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल जैसे LPG मुहैया कराना है। यह स्कीम ऐसे परिवारों के लिए है जो खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया एनर्जी वीक इवेंट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम में किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी भारत की है और भारत अपनी ग्रोथ के साथ साथ दुनिया की ग्रोथ में भी भागीदार बन रहा है। साथ ही भारत का एनर्जी सेक्टर इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। बता दें कि यह शिखर सम्मेलन 12 से 14 फरवरी तक आयोजित हुआ, जिसमें रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देखी गई।
इस शिखर सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें कार्य, शिक्षा, गतिशीलता, एआई, लिंग संतुलन और सरकारी सेवाओं पर केंद्रित विषय शामिल हैं। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत के केंद्रीय मंत्री ने अपनी चर्चा में हरित विकास और जलवायु लचीलेपन पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने गतिशीलता के भविष्य पर उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और XDG 2045 मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने सतत विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहनों और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। एक अन्य चर्चा में ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तेल क्षेत्र के लिए पर्याप्त निवेश आवश्यकताओं को रेखांकित किया। बता दें कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संक्षिप्त रूप है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था। ओपेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में भारत और मिस्र ने संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 शुरू किया है। बता दें कि यह सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य पेशेवर कौशल साझा करके तथा रेगिस्तानी वातावरण में विशेष बलों की अंतर संचालन क्षमता में सुधार करके भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। गौरतलब है कि यह अभ्यास 10 फरवरी से 23 फरवरी यानी 14 दिनों तक चलेगा। यह अभ्यास भारत और मिस्र में बारी बारी से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकवाद रोधी अभियानों, छापेमारी और अन्य विशिष्ट मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा इस अभ्यास में विशेष कौशल जैसे कि निशाना साधना, मुक्त पतन, निगरानी और लक्ष्य निर्धारण आदि भी शामिल होंगे। बता दें कि भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं मिस्र की टुकड़ी में मिस्र की कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र के एयरबोर्न प्लाटून शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह साइक्लोन अभ्यास का तीसरा संस्करण है, जो भारत और मिस्र के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा। यह अभ्यास सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने और सैन्य तैयारी बढ़ाने में दोनों देशों के आपसी हितों पर जोर देता है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी किया है। इसमें भारत को 38 अंकों के साथ 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि यह रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्थान नीचे आ गई है। इस सूचकांक में 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर मापा जाता है। बता दें कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर देशों को रैंक करता है, जहां 0 का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का मतलब पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होता है। वहीं अगर हम इसमें भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति पर नजर डालें तो पाकिस्तान को 135वां स्थान, श्रीलंका को 121वां स्थान, बांग्लादेश को 149वां स्थान और चीन को क्रमशः 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क रहा और इसके बाद क्रमशः फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान रहा। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक औसत स्कोर 43 पर स्थिर बना हुआ है, जबकि 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से नीचे है। बता दें कि 2012 से अब तक 32 देशों ने अपने भ्रष्टाचार स्तर में सुधार किया है, जबकि 148 देशों की स्थिति स्थिर या खराब हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक वैश्विक संगठन है जो 100 से अधिक देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य जनजीवन को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर काम करना और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। सेफर इंटरनेट डे 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दिवस हर साल फरवरी माह के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। 2. इस साल की थीम टुगेदर ऑफ अ बेटर इंटरनेट रखी गई है। 3. इस दिवस की शुरुआत 2005 में की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक गंभीर दुर्बल करने वाली बीमारी है। 2. इसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। 3. यह फाइलेरिया नामक परजीवी कृमियों के कारण होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ईरान के बीच आयोजित किया जाता है। 2.
इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। 3, यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो केवल भारत में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। 2, इसमें भारत को 38 अंकों के साथ 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। 3, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सबसे कम भ्रष्ट देश फिनलैंड है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। 2, इस सम्मेलन की थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। 3, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में पंजाब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पोटाश के बड़े भंडार खोजे गए हैं। श्री मुक्तसर साहिब के कबरवाला और फाजिल्का जिले की शेरेवाला, रामसत, दलमीर खेड़ा क्षेत्रों में ये भंडार पाए गए हैं। बता दें कि पोटाश खनिज लगभग 450 मीटर की गहराई पर स्थित है, जिसे ड्रिलिंग प्रणाली के माध्यम से निकाला जाएगा, जिससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी और किसानों की जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन पोटाश का आयात करता है। इन भंडारों के उपयोग से आयात पर निर्भरता कम होगी और संबंधित उद्योगों के विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। हाल ही में भारतीय मूल की गाय वियातिना 19 FIV की ब्राजील में नीलामी के दौरान 40 करोड़ रुपए में बिक्री हुई। इसके साथ यह दुनिया की सबसे महंगी गाय बन गई है। रिपोर्ट के अनुसार वियातिना 19 का वजन लगभग 1101 किलोग्राम है, जो नेलोर नस्ल की अन्य गायों के औसत वजन से दोगुना है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के अलावा वियातिना 19 ने टेक्सास में आयोजित चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस साउथ अफ्रीका का भी खिताब जीता है। यह गाय उंगोल नस्ल की है, जिसे ब्राजील में नेलोरी के नाम से जाना जाता है। इस नस्ल की गायें अपनी उच्च गुणवत्ता वाले मांस और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ने 12 फरवरी 2025 को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पूर्व सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर RS परोदा मुख्य अतिथि थे। बता दें कि 1988 में स्थापित ICAR NRIIPM फसल संरक्षण और समन्वित कीट प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों का प्रमुख संगठन है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ICAR का उद्देश्य कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपनी विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल के तहत ओडिशा विधानसभा में डिजिटल सदन का उद्घाटन किया गया है, जो राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना का एक हिस्सा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कागज के उपयोग को कम करना और विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। बता दें कि इसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया है। बजट सत्र 2025-26 में पहली बार पेपरलेस मोड में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह पहल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना का हिस्सा है। बीते दिनों 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गयी। वर्ष 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देश की आजादी के बाद वे तत्कालीन संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। राजनीति के अलावा सरोजिनी नायडू साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चयनित या 14वें सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। निदेशक के रूप में गबार्ड CIA, FBI और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी सहित 18 खुफिया एजेंसियों की देखरेख करेंगी। बता दें कि तुलसी गबार्ड पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और पहले अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस की सदस्य थीं।
वर्ष 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने के बाद वह रिपब्लिकन में शामिल हो गई। उल्लेखनीय है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से 4 बार सांसद रह चुकी हैं। हाल ही में इसरो और IIT मद्रास ने संयुक्त रूप से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। इस स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को शक्ति प्रोसेसर बेसलाइन से विकसित किया गया है। इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर सिस्टम में किया जा सकेगा। यह विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि भारत ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो न तो पूर्ण रूप से चालक होते हैं और न ही पूर्ण रूप से अवरोधक। ये 2 गुणों के बीच का व्यवहार करते हैं, यानी इनकी विद्युत चालकता वातावरण और स्थिति के आधार पर बदलती रहती है। बीते दिनों एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी तक किया गया। इस वर्ष की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति को उजागर करती है। इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और नई रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। बता दें कि 1996 में एक छोटे विमानन शो के रूप में शुरू हुआ एरो इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजनों में से एक बन चुका है। उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी में पहली बार दुनिया के 2 सबसे उन्नत लड़ाकू जेट विमान शामिल हुए, रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।